अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। आज हम हल करने जा रहे हैं एमएड 2016 का इंट्रांस टेस्ट पेपर। तो आप देख सकते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट बराए एमएड 2016 खुला हुआ है। चलिए इसमें हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है इल्म तदरीस से मुतालिक। हिस्सा अलिफ में इल्म तदरीस सबसे पहले है। सवाल है कि मॉन्टेसरी निज़ाम तालीम ख़ास तौर से किसकी हिमायत करता है? तो इसका जवाब है, देखिए जवाब तो सबको ही है, खेल और मौसीकी मॉन्टेसरी सिस्टम में भी है। लखनऊ में इसका बहुत बड़ा ग्रुप है, 33,000 बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहाँ था। जहनी कसरत भी करवाई जाती है, सेहत की तरबियत भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस जवाब का, जो ओरिजिनल जवाब माना जाएगा वो हवास की तरबियत और आज़ादी। हवास की जब तरबियत करेंगे तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा हवास की तरबियत और आज़ादी। किंडरगार्टन निज़ाम तालीम किसने दिया था? मारिया मॉन्टेसरी, जॉन लॉन्ग, फ्रेडरिक फ्रोबेल, अल्फ्रेड बिने। तो ये फ्रोबेल का है, इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं करना है। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन सिस्टम दिया था। इस्तक़राई मतलब इंडक्टिव तरीक़े में किस जानिब गामज़न होते हैं? खुसूसी से खुसूसी की जानिब, खुसूसी से उमूमी की जानिब। तो इसमें है खुसूसी से उमूमी की जानिब, मतलब ख़ास से आम की तरफ, ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, मिसालों से उमूम की तरफ, या उसूल की तरफ, मिसालों से उसूल की तरफ। तो जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। ख़ास से आम की तरफ, मिसालों से उसूल की तरफ, सब इसी को बोलते हैं। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सब इंडक्टिव तरीक़े में होता है। ज़ैल में कौन सा खुर्द तदरीस का जुज़ नहीं है? चौथा सवाल देखिए, ज़ैल में कौन सा खुर्द तदरीस का, माइक्रो टीचिंग का पार्ट नहीं है? तहरीक, बाज़रसी, तदरीस। तहरीक को मोटिवेशन बोलते हैं, बाज़रसी को फीडबैक बोलते हैं, तदरीस को टीचिंग बोलते हैं, मनसूबाबंदी को प्लानिंग बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में असातिज़ा को ये तरबियत दी जाती है कि आप स्कूल में जाकर के कैसे पढ़ाएँ। तो यहाँ एक छोटा सा क्लासरूम क्रिएट किया जाता है जहाँ पर बच्चे गढ़े जाते हैं, या असातिज़ा ही को बच्चा बना दिया जाता है। तो उसमें जो है सारा कुछ होता है, टीचिंग भी होता है, फीडबैक भी देते हैं जो सामने बैठे होते हैं, प्लानिंग करके आना पड़ता है टीचरों को। तो इसका जवाब हो जाएगा तहरीक। मोटिवेशन जो है इसका पार्ट नहीं है। मोटिवेशन एक आस्पेक्ट है, मतलब वो साइड से होगा लेकिन उसका पार्ट नहीं है। खुर्द तदरीस किस नज़रिए पर मुश्तमिल है? मतलब माइक्रो टीचिंग किस नज़रिए पर? क्लासिकी मशरूत, अमली मशरूत, इक्तिसाब बज़रिया अमल, इक्तिसाब बज़रिए सही व ख़ता। तो इक्तिसाब बज़रिए अमल है, अमल में ही सही व ख़ता शामिल हो जाता है। तो हम कर करके वहाँ पढ़ाना सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खुर्द तदरीस के ताल्लुक़ से कौन सा जुमला गलत है? इसका मतलब है कि 3 जुमले सही हैं, कोई एक ही गलत है। एक तरीक़ा तदरीस है, इसमें तलबा की तादाद और महारत की तादाद में तख़फ़ीफ़ की जाती है। उसमें वक्त और मवाद मज़मून की तख़फ़ीफ़ की जाती है। बाज़रसी और तक़वियत उसके सुतून हैं। सब सही है, सिर्फ एक चीज़ गलत है कि इसमें तलबा की तादाद और महारत की तादाद में तख़फ़ीफ़ की जाती है। ठीक है, ठीक है। महारत की तादाद में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाती है। महारत जो है, स्किल, जितने भी स्किल हैं सब पर वहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। सॉरी, गलत जुमला इसमें कौन सा है ना, महारत की तादाद में तख़फ़ीफ़ की जाती है, नहीं यही ठीक है, ये जुमला गलत है। महारत की तादाद में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाती है। प्रोजेक्ट तरीक़ा किस फ़लसफ़े पर मुश्तमिल है? प्रोजेक्ट जो है किलपैट्रिक ने दिया था, ये प्रैग्मैटिज़्म के वो फ़िलासफ़र थे। तो उसका जवाब हो जाएगा सी। तज्ज़ियाती और तालीफ़ी तरीक़े से मुतालिक कौन सा जुमला गलत है? एनालिटिकल मेथड जो है किसी मसले को हल करने के लिए, या सिंथेसिस वाला जो मेथड है, ठीक है, इनमें गलत क्या है? एनालिटिकल, ठीक है ना, और एक है दूसरा है सिंथेसिस, ठीक है ना, सिंथेसिस। दो तरीक़े हैं पढ़ने पढ़ाने के, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, किसी बात को हल करने, या किसी मसले को हल करने के लिए। इसमें होता क्या है, तो पूछा गया है कि कौन सा जुमला गलत है, इसका मतलब है कि सब सही है, कोई एक ही गलत होगा। तज्ज़ियाती तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ गामज़न होता है, बिल्कुल सही है ना, तो ए तो जवाब नहीं है। तालीफ़ी तरीक़ा साई व ख़ता पर मुश्तमिल होता है, ये हो सकता है, ये भी सही हो, ठीक है। तालीफ़ी तरीक़ा मफरूज़े से नतीजे की जानिब गामज़न होता है। तज्ज़ियाती तरीक़ा
मुफक्रीन का तरीक़ा है, इसमें कोई शक नहीं। तो सी गलत है। तारीफ़ी तरीक़ा मतलब सिंथेसिस में मफरूज़े से नतीजे की तरफ गामज़न नहीं होते हैं। ये चीज़ तज्ज़ियाती तरीक़े में होता है कि उसमें हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर जो है रिज़ल्ट की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए। प्रोजेक्ट तरीक़ा और हल मसाइल के तरीक़े से मुतालिक कौन सा जुमला सही है? दोनों तरीक़ों में फील्ड वर्क की अक्सरियत होती है, ज़रूरत नहीं है। हल मसाइल में हम घर में बैठ के जो ज़हनी मसाइल हैं वो तो बैठ के ही हो जाएगा। दोनों तरीक़ों में टाइम वर्क का फ़ैसला होता है, ज़रूरी नहीं है भाई। दोनों तरीक़ों में मफरूज़ात कायम की जाती है, ज़रूरी नहीं है। हल मसाइल में मफरूज़ा कायम किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। प्रोजेक्ट में कायम किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। दोनों तरीक़ों में बामकसद सरगर्मियाँ की जाती हैं। बिल्कुल ये सही हो सकता है कि दोनों ऐसी सरगर्मी है जो बेमकसद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ज़ैल में से कौन सा ज़ाब्ता गलत है ना? एक्स इक्वल टू एम प्लस जेड सिग्मा, एक्स इक्वल टू एम माइनस जेड सिग्मा, ये जो है जेड स्क्वायर का फार्मूला है। सी और डी देखिए दोनों एक ही चीज़ है। एम इक्वल टू जेड सिग्मा माइनस एक्स, और डी में देखिए एम इक्वल टू एक्स माइनस जेड सिग्मा, बराबर ही एक ही बात है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ देखिए ये को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है ना, इसमें से उसमें घटाइए या इसमें से इसमें घटाइए, एक ही बात है। तो सी और डी तो होगा नहीं, है ना। ए और बी रह गया। तो एक्स बराबर एम प्लस जेड सिग्मा, ये ठीक है, ये फार्मूला ठीक है। गलत क्या है? तो गलत हो गया अब ये एक्स बराबर एम माइनस जेड सिग्मा, ये गलत हो गया। तो ये जवाब हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर का फार्मूला है। अब ठीक है, तो ये जेड स्कोर निकालने का फार्मूला, इसमें से बी वाला गलत है। आगे चलिए। आम अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश में क्या क्या है? यू शुड रिफ्रेन, खाली जगह, हर्टिंग हर फीलिंग्स, तुम्हें इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, खाली जगह, उनके जज्बात को हर्ट करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रेन के साथ फ्रॉम इस्तेमाल होता है। क्या होता है? फ्रॉम। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग, तुम्हें तकलीफ़ देने से, हर्ट करने से। ठीक है, इज्तनाब करना चाहिए। 2 बारह का देखिए, है ना। एंटोनिम ऑफ लिस्टलेस इज़, लिस्टलेस का मतलब होता है गाफिल, बेपरवाह। गाफिल और बेपरवाह का उल्टा क्या होगा? एपाथेटिक। एपाथेटिक में नहीं खुद गाफिल होता है। ठीक है, एक्टिव होगा, सीधी सी बात है। आगे चलिए। गाफिल और बेपरवाह का उल्टा तेज़ होगा, फुर्तीला होगा। ए पर्सन हु हैज़ ए पैशन फॉर स्टीलिंग इज़ कॉल्ड, एक ऐसा शख्स है जो चोरी का जज्बा रखता है, चोरी वाला मिजाज रखता है, उसे क्या बोलते हैं? इसको क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। क्लेप्टम में होता है लैटिन भाषा में चोर, मैनिक मतलब आदत, खब्त, तो हो जाएगा क्लेप्टोमैनिक हो जाएगा, मतलब कि जो पक्का चोर हो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिक, जिस चोरी ही वाला दिमाग हो। विच वन इज़ करेक्ट, देखिए 14 नंबर में कौन सा सही है? सी इसमें सही है, ओबीडियंटली, ओबीडियंटली फरमाबरदारी से, सी आंसर होगा। 15 देखिए। टू गिव ए फॉल्स कलरिंग मीन्स, ना, गलत रंग चढ़ाना, इसका क्या मतलब है गलत रंग चढ़ाने को? टू बी डिसऑनेस्ट, टू कनेक्ट द फैक्ट्स, मतलब कि बेईमान होना या फैक्ट्स से लिंक जोड़ना। टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट जमा करना। टू मिस रिप्रेजेंट, या गलत तरीके से पेश करना। 15 का डी हो जाएगा। तो गिव ए फॉल्स कलरिंग का मीनिंग हो जाएगा गलत तरीके से पेश करना। ठीक है। चेयर, अब यहाँ देखिए थोड़ा रीजनिंग है। चेयर के साथ ताल्लुक़ है कारपेंटर का, तो ब्रिज के साथ किसका होगा? इंजीनियर का होगा। मेडिसिन के साथ डॉक्टर का होगा। ग्रास के साथ गार्डनर का है। रेडियो के साथ रेडियोलॉजिस्ट का है। सबके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह चेयर को कारपेंटर बनाता है, ब्रिज को भी इंजीनियर बनाता है, मेडिसिन को भी डॉक्टर बनाता है, रेडियो को रेडियोलॉजिस्ट बनाता है, लेकिन ग्रास को गार्डनर बनाता नहीं है, ग्रास को संवारता है। ठीक है ना, तो यहाँ बनाने वाले के एतबार से देखा जाए तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। सिनोनिम ऑफ कर्ब इज़, ठीक है, कर्ब का मतलब होता है रोकथाम करना, तो रिस्ट्रेन में नहीं रोकथाम करना होता है। सिनोनिम ही पूछ रहा है अल्टरनेट, इसका क्या होगा? मुतबादल। तो आंसर हो जाएगा सी। द मीनिंग ऑफ एपोस्टल इज़, एपोस्टल का क्या मीनिंग है? ए लार्ज, बड़ा, टू इन्फॉर्म, खबर देना, बैरन, प्रॉपर, क्या होगा बताइए? एपोस्टल का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, बशारत देना। ये जैसे नबी जो आकर के ख़बर देते हैं तो उसको एपोस्टल ही बोलते हैं, तो इन्फॉर्म हो गया इसका जवाब।
16 नंबर देखिए, द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, किस में जो है सही तरीके से निशान लगाया गया, पंक्चुएशन का इस्तेमाल किस में। इट मे बी आस्क्ड हु डैट मैन इज़, इट मे बी आस्क्ड हु डैट मैन इज़, तो ए वाला सही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझको लग रहा है इट मे बी आस्क्ड हु डैट मैन इज़, कौन सा है देख लीजिएगा। हैव यू एवर, खा लीजिएगा ए लेटर, क्या आपने कभी, खा लीजिएगा एक खत, तो हो जाएगा लिखा। हैव यू एवर रोट, सॉरी रिटेन ए लेटर, हैव है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। हैव यू एवर रिटन ए लेटर, क्या आपने कभी खत लिखा। अब ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, असली तालीमी मसाइल। हिंदुस्तान के किस अमरीकी प्रोफेसर को 2015 के नेशनल मेडल ऑफ साइंस के खिताब से नवाजा गया। ठीक है, मतलब कोई हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, उसको 2015 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था, ये कौन है, तो इसका आंसर है राकेश के जैन, मतलब बी। ठीक है, कर्फ्यू इन द सिटी, ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ हैं विभूति राय नारायण, ये वाला। कौन सी रियासती हुकूमत ने तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए पहलनामी दस्तावेज शाये किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये सब पता होना चाहिए सीटेट के बच्चों को या बीएड एमएड के बच्चों को। आतिश फशां किस मुल्क में फटा था, अभी किस साल की बात है, तो ये 2016 का है, तो 2015 की बात होगी, तो चिली में फटा था उस टाइम। ठीक है ना, चलिए आगे। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में है। हिंदुस्तानी शमसी प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी रकम मंजूर की है, तो उस टाइम ये रकम 625 मिलियन डॉलर था, मतलब बी वाला। किस रियासती हुकूमत ने यतीम तलबा के लिए ग्रीन पैसेज स्कीम शुरू की, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा में रियासती हुकूमत ने यतीम तलबा के लिए ग्रीन पैसेज स्कीम शुरू किया था। एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, मुझे पता नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग गूगल करके। लक्ष्मी रानी माझी का ताल्लुक़ किस खेल से है, आर्चरी से है, आर्चरी से मतलब तीरंदाजी से। ठीक है, लक्ष्मी रानी माझी का ताल्लुक़ आर्चरी से, तीरंदाजी से, तीरंदाजी। ठीक है, और इसका जो है एंटी टेररिज्म डे 11 सितंबर को मनाया जाता है, मुझे याद आ गया 11 सितंबर को। चलिए आगे। किस हिंदुस्तानी तहक़ीक़ार को यूरोप की मटेरियल रिसर्च सोसाइटी की जानिब से मटेरियल रिसर्च सोसाइटी की जानिब से तैयार किए जाने वाले प्रोजेक्ट के मुशाहदे और मुताले के लिए किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो इसका जवाब है नंदिनी भंडारू, मतलब डी। ठीक है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 तलबा का इंतखाब फल्कियाती नज़ारे के लिए तैयार किए जाने वाले प्रोजेक्ट के मुशाहदे और मुताले के लिए किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम स्वान था। ठीक है, चलिए अब कंप्रीहेंशन चेक कीजिए। दरअसल इक़्तिबास को पढ़कर उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। मौलाना बंदगी मतलब दुआ सलाम को बंदगी बोल रहे हैं। आज सुबह के वक्त शौक़ दीदार में बेख्तियार न रेल न डाक न नाव से नहीं हिम्मत पर सवार चल दिया हूँ। जानता हूँ कि तुम तक पहुँच जाऊँगा, मगर ये नहीं जानती कहाँ पहुँचूँगा। इतना बेखुद हूँ कि जब तक तुम जवाब न दोगे मैं न जानूँगा कि कहाँ पहुँचा और कब पहुँचा। इतना बेखुद हूँ कि जब तक तुम जवाब न दोगे मैं न जानूँगा कि कहाँ पहुँचा और कब पहुँचा। 2 बार लिख दिया है। आपका पहला ख़त रामपुर से दिल्ली आया, मैं राह में था। फिर दिल्ली से ख़त रामपुर पहुँचा, मैं वहाँ भी न था। ठीक है, मैं वहाँ भी न था। ख़त दिल्ली रवाना हुआ, अब कई दिन हुए कि मैंने डाक से पाया, इस हाल में कि मैं बीमार था। जाड़े की शिद्दत, महावट का महीना, धूप का पता नहीं, पर्दे फटे हुए, नशीमन तारीख। आज नयीर आज़म की सूरत नज़र आई। धूप में बैठा हूँ, ख़त लिख रहा हूँ, हैरान हूँ कि क्या लिखूँ। ठीक है, इस ख़त के मज़ामीन अंदोह ने दिल को मुज़महिल कर दिया। जानता था कि ख्वाजा साहब मग़फ़ूर तुम्हारे मामू हैं, मगर उनके और तुम्हारे मामलात महरो दिला होना चाहिए, महरो विला, जैसे कि तुम्हारी तहरीर से अब मालूम हुए दिलनशी ना थे। हक़ ताला उनको बख्शे और तुमको सब्र दे। हज़रत मैं भी अब चिराग़ सहरी हूँ। रजब, ठीक है, 1286 होना चाहिए, 1686 लिख दिया। रजब 1286 हिजरी, हाल की 8वीं तारीख़ से 71वां साल शुरू हो गया। ताक़त सल्ब हवास मफ़क़ूद, आज मैं और भी बातें करता मगर मेरा ख़ास तराश आ गया, ख़ास तराश। महीने भर से हजामत नहीं बनवाई,
ख़त लपेट कर डाक में भेजता हूँ और ख़त बनवाता हूँ। देख रहे हैं, एक ख़त को ख़त बोलते हैं, दूसरे ख़त को क्या बोलते हैं? बाल बनवाने। तो बताइए, ये सवाल है कि ये ख़त किसने लिखा? तो ये अंदाज़ तो गालिब का ही है, तो मियाँ गालिब ने ही लिखा होगा, इसमें तो कोई अंदाज़ तो उन्हीं का है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है, ख़त ने कितनी मरतबा सफ़र तय किया? तो भैया पहली मरतबा ख़त जो है दिल्ली से रामपुर आया, फिर दिल्ली से रामपुर आया देखिए, देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपका पहले ख़त रामपुर से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से ख़त रामपुर पहुँचा, 2 बार हुआ, मैं वहाँ भी न था। फिर ख़त दिल्ली रवाना हुआ, तो 3 बार हुआ। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा 3। डाक से जब ख़त आया तो मौसूफ़ की क्या हालत थी? मौसूफ़ बीमार नहीं थे, खुश नहीं थे, गमज़दा थे, बीमार थे। देखते हैं क्या है यहाँ पे जवाब। ठीक है, इस हाल में कि मैं बीमार था, तो अलील में होता है बीमार। ठीक है, अलील में होता है बीमार। मौसूफ़ ने ख़त लिखते वक्त किस चीज़ का इजहार किया है? हैरानी का इजहार किया है। चिराग सहरी से क्या मुराद है? चिराग सहरी से ज़िंदगी का आखिरी वक्त, सुबह का चिराग जब उसमें तेल ख़त्म हो जाए तो क्या बोलेंगे, बुझने लगता है, फिर आखिरी ज़ोर से एक रोशनी होती है, फिर वो बुझ जाता है। तो ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया इनका। मुज़मैल के माना है लागर, कमज़ोर। कोई एक देखिए, दोनों एक ही तरह का ऑप्शन है। लागर में नहीं कमज़ोर होता है, कमज़ोर का मतलब भी कमज़ोर है, किसी एक में टिक लगेगा। आप जो है मुज़मैल की क्या माना है, तो कमज़ोर लगा लीजिएगा। ठीक है, शौक़ दीदार में इस्तेमाल हुआ है। शौक़ दीदार में क्या इस्तेमाल हुआ है? तरकीब इजाफ़ी है ना, दीदार का शौक़, शौक़ दीदार। ठीक है, और भी इसमें ध्यान लगाया जा सकता है। इसमें डाउट हो रहा है इस्तिआरा है या नहीं है, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन मुझे इजाफ़त लग रहा है। मौसूफ़ की पैदाइश कौन से इस्लामी महीने की थी? रजब की थी। इस ख़त का मज़मून क्या था? हैरत ज़दा वाला था। ठीक है, चलिए आगे। ज़ैल में कुछ जुमले दिए गए हैं जिनके एक हिस्से में गलती है, उसकी निशानी कीजिए। रात के 12 बज गए फिर भी यूसुफ को नींद नहीं आई, चौथा ऑप्शन गलत है। अचानक वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ, तीसरा गलत है। भाई साहब की छत मेरी छत से मिली हुई थी, चौथा ऑप्शन गलत है। चोर घर में घुसा तो देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा था। चोर घर में घुसा तो देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तो 2 बार घर में लिखा है, चोर घुसा तो देखा कि घर में, तो पहला ऑप्शन गलत है, वहाँ पे घर नहीं लिखना चाहिए, या वहाँ रहे तो दूसरे में नहीं लिखना चाहिए था। चोर घर में घुसा तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखते हैं, तीसरा ऑप्शन। बुशरा ने ज़ोर से पुकार, अम्मी संदूक की कुंजी नहीं मिल रही है, तो 2 गलत है। जेवरों का ज़ख़ीरा कहाँ मख्फ़ी है किसी को मालूम नहीं था, कहाँ मख्फ़ी है किसी को मालूम न था, नहीं था। ठीक है, जेवरों का ज़ख़ीरा कहाँ मख्फ़ी है किसी को मालूम न नहीं था। तो जो जेवरों का ज़ख़ीरा कहाँ मख्फ़ी था किसी को मालूम नहीं था, तो मख्फ़ी है लिखा है, मख्फ़ी था होना चाहिए। ठीक है, बात ये है, पास्ट की है, तो मुझको लगता है कि जवाब होगा इसका 3। जेवरों का ज़ख़ीरा कहाँ मख्फ़ी था किसी को मालूम नहीं था, पास्ट की बात है। गोपाल के दोस्त की भैंस गुम हुई तो अम्मी ने कहा कि तुम उसे तसल्ली दो, तसल्ली को स्वाद से लिख दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। छोटू का पैर फिसला तो झटपट उठा और घबरा कर एक तरफ खड़ा हो गया। तो भैया बिहारी ज़रूर है, लेकिन ये पता है कि उर्दू में घबराना नहीं होता, घबराना होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये तो बड़ा गजब हुआ कि दूसरी मंजिल से गिरने पर भी बच्चा सलामत है। तो गजबे या गजब, ये तो पूर्वी यूपी का, बिहार का भाषा है, बिहार की ज़बान है, तो गजब उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, गज़ब होता है। कैसे लिखते हैं गज़ब? इस तरह, गज़ब है ना, गज़ब। चलिए आगे। फ़कीर ने कहा मैं तुम्हें क्या नज़र दूँ, मैं तो खुद एक नाबीना दरवेश हूँ। तो यहाँ पर सब ठीक है, फिर तीसरे नंबर में तो खुद एक नाबीना, है के बजाय अलिफ से लिखना चाहिए, मतलब ऐसे ना बीना। ठीक है, ये हुआ नाबीना।
तालीम में फ़लसफ़े फ़ितरत पसंदी का हामी कौन था। इससे बात शुरू हो रहा है तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें। ठीक है, इसमें फ़लसफ़ा और सम के मुतालिक फ़लसफ़ा से सवाल होगा। तो फ़ितरत पसंदी का हामी कौन था भैया, रूसू था, इसमें कोई शक नहीं है। हो गया ना। चलिए आगे। खुदा ने सभी चीज़ों को अच्छा बनाया, इंसान ने उसमें मुदाखलत की और वो मुज़िर हो गई। ये नज़रिया किस फ़लसफ़े का है, ये भी नेचुरलिज़्म का है, उन्हीं का कहा हुआ है। ठीक है ना। कौन सी फ़ितरत फ़लसफ़े की नहीं है, ये इल्म का साइंस है, ये इंसान के इख्तराई ख़यालात का मजमूआ है, ये मुख्तलिफ़ नज़रियात का मजमूआ है, ये हक़ की तलाश के लिए मनसूबाबंद कोशिश है। देखिए फ़लसफ़े में हक़ की तलाश मनसूबाबंद तरीक़े से की जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये मुख्तलिफ़ नज़रियात का मजमूआ है। ठीक है, ये इंसान के इख्तराई ख़यालात का मजमूआ है, ये इल्म का साइंस है। सब सही है, ये मुख्तलिफ़ नज़रियात का मजमूआ है, ये सूटेबल वर्ड नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इसको नज़रियात का मजमूआ ना करके इख्तराई ख़यालात का मजमूआ कहा जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई फ़लसफ़ा आदमी देता है। फ़लसफ़े की कौन सी शाख इल्म, उसकी साख्त तरीक़ा जवाज़ की बात करता है। तो इल्मियात है, एपिस्टेमोलॉजी, यही में होती है इल्म से मुतालिक बात, हुसूल इल्म के तरीक़े, इल्म क्या है, इल्म कैसे हासिल किया जाए, कौन सा इल्म हासिल किया जाए, न किया जाए, ये इल्मियात में होता है, एपिस्टेमोलॉजी में। फ़लसफ़े वजूदियत का 19वीं सदी का बानी कौन था। ठीक है, वजूदियत मतलब एग्जिस्टेंशियलिज़्म, इसके बानी थे सोरेन किर्केगार्ड। कौन थे, सोरेन किर्केगार्ड, ये वाला। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन, बी और हम टिक लगा रहे हैं बी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लगा दे रहे हैं बी। 56 नंबर देखिए, फ़र्द और उसके सकाफ़ती माहौल के दरमियान होने वाले तामुल का मुताला समाजी तालीमी समाजियात है। ये कौल किसका है, ये कार्टर का है, ए कार्टर का कहना है कि फ़र्द और उसके सकाफ़ती माहौल के दरमियान जो तामुल होता है, इसी के मुताले को हम समाजियात बोलते हैं। तो कार्टर ने कहा था, ये ए कार्टर। ठीक है ना। दौरे हाजिर में हिंदुस्तानी तालीम के सामने पेश की जाने वाली सबसे कम अहम चुनौती क्या है। देखिए, आवाम की गुर्बत ये भी चुनौती है, जब तक पैसा नहीं होगा तो अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तालीम का महंगा होना, जब आवाम गरीब है तो तालीम का महंगा होना, उसके लिए और भी मसला है। आबादी में इजाफ़ा, हिंदुस्तान की तालीम के सामने ये भी है कि सबको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तालीम का अल्टरनेट कम मिलना, ये भी है, लोगों के सामने अल्टरनेट नहीं है, मजबूरी में। गाँव देहात में देखिए सिर्फ सरकारी स्कूल हैं जिसमें क्वालिटी नहीं, लेकिन सब मजबूर हैं उसी में पढ़ाने के लिए, तो अल्टरनेट भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें सबसे कम अहम चुनौती कौन है, तो इसमें जो है ना सबसे कम अहम चुनौती तालीम का अल्टरनेट ही होगा। ठीक है ना, कम से कम अल्टरनेट तो है, ये मतलब तालीम का वजूद तो है, स्कूलों का वजूद तो है, बस अल्टरनेट नहीं है। चलिए, कौन सी किस्म की सकाफ़त का ताल्लुक़ रवैयों, मजहबी अक़ायद, अखलाक और आदाब से है। तो ये ज़हनी सकाफ़त है। ठीक है, ज़हनी सकाफ़त क्या होती है, ये गैर मादी सकाफ़त है। ठीक है ना। मादी सकाफ़त का ताल्लुक़ उन चीज़ों से जो दिखता है, जैसे तहज़ीब व तमद्दुन में होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए, कैसी कैसी उन लोगों ने इमारतें बनाई, कैसे कैसे नाले का ईजाद किया, उन लोगों का बिजनेस सिस्टम क्या था, इबादत का तरीक़ा क्या था। सॉरी, जो चीज़ें दिखती हैं उनका ताल्लुक़ मादी सकाफ़त से है, और जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो गैर मादी सकाफ़त से है। अब रवैये को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मजहबी अक़ायद ये कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, ईंट पत्थर की तरह। ठीक है, अखलाक व आदाब ये भी दिखने वाली चीज़ नहीं, महसूस की जाने वाली चीज़ है, तो ये गैर मादी सकाफ़त हुआ। चलिए आगे। घर और स्कूल के अक़दार के मुतज़ाद निज़ाम के सबब बच्चों में पैदा होने वाले तसादुम को दूर करना। माँ बाप कह रहे हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, स्कूल में टीचर कह रहे हैं चोरी करनी चाहिए, सपोज़, तो अब बच्चा फंस जाएगा ना कि किस बात को सही माने। तो इस तसादुम को कैसे दूर किया जाए, तो ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है ना, जवाब हो जाएगा बी। ग्रोह में सामाजिक किरदार के तरीक़ों की पैमाइश की तकनीक क्या कहलाती है। ठीक है, ये सोशोमेट्री में होता है, सामाजिक किरदार के ताल्लुक़ से, सोशोमेट्री। ठीक है, सोशोमेट्री में बच्चा जो ग्रोह में रहता है उसका समाजियाना कितना हुआ उसकी हम पैमाइश करते हैं। ठीक है। नफ्सियात की अवलीन तजर्बागाह किसने कायम की, तो विलियम वुंट ने कायम की थी लिप्जिग में। अब देख लीजिएगा लिप्जिग कहाँ पर है, फ्रांस में है या जर्मनी में, मुझको लग रहा है कि ये फ्रांस में है। जदीद नफ्सियात का बानी किसे कहा जाता है, विलियम वुंट ही को कहा जाता है। उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था नफ्सियात में, बिलखुसूस तालीमी नफ्सियात में। साइकोमेट्री किन उसूलों पर मुश्तमिल है, साइकोमेट्री नफ्सियात और फ़लसफ़ा पे है। ठीक है ना। आगे चलिए, इंट्रोस्पेक्शन का तरीक़ा किसने दिया था, देख लीजिएगा इंट्रोस्पेक्शन का तरीक़ा किसने दिया था। ठीक है, इसका जवाब मुझे सही तरीके से मालूम नहीं है, ऑप्शन में से
हमें कोई भी नहीं मिला जो इंट्रोस्पेक्शन का तरीक़ा दिया हो। बहरहाल कोई ना कोई तो होगा। हाफ़ज़ा में नाकामयाबी तकनीकी इस्तिलाह में क्या कहलाती है? एमनेसिया कहलाती है, मतलब भूलने का जो प्रॉब्लम होता है वो एमनेसिया कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। फ़र्द की नशोनुमा किसका नतीजा होती है? बताइए, फ़र्द का नशोनुमा किसका तजुर्बा होती है? उम्र और तजर्बा। जो उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ डेवलपमेंट भी बढ़ता है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट हर एतबार से। तजर्बा भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। पुख्तगी और तजर्बा ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे की उम्र बढ़ गई लेकिन उसको मैच्योरिटी हासिल ना हुई। अगर उसके पास तजर्बा नहीं है, मालूमात नहीं है, तो हम बोलेंगे ना कि वो मैच्योर नहीं हुआ है। उम्र तो हो गई लेकिन मैच्योर नहीं हुआ है। तो उम्र के साथ साथ वैसे सारी चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन एक चीज़ और उसके साथ जोड़ दिया, तजर्बा। तो डेवलपमेंट का दोनों पार्ट है, उम्र हो गया फिज़िकल, तजर्बा हो गया मेंटल। तो उसका जिस्म भी बढ़ रहा है और जहन भी बढ़ रहा है। तो जवाब हो जाएगा ए। फ्राइड के मुताबिक लाशऊरी तहरीक का तस्वुर क्या ज़ाहिर करता है? लाशऊरी तहरीक में वही चीज़ें होती हैं, गैर तकमीलशुदा ख्वाहिशात, ख़यालात और जज्बात, है ना। लाशऊरी तहरीक में गैर तकमीलशुदा ख्वाहिशात, ख़यालात और जज्बात, ये आंसर हो जाएगा। 68 का देखिए, इक्तसाबी नज़रियात का मुताला करने के लिए बेहतरीन तर्ज रसाई कौन सी है? लेकिन लर्निंग थ्योरीज जितनी भी है, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीक़ा कौन सा होगा? मुझको लगता है एसोसिएट अप्रोच होगा, ठीक है। ये मेरी अपनी समझ है, बाकी आप कमेंट में लिख कर के बताइए, सर्च मारिए, देखिए क्या है। कौन सी खूबी इख्तराइयत की नहीं है? इख्तराइयत लाशऊरी अमल भी है और शऊरी अमल भी है, ठीक है, सिर्फ लाशऊरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम कोई चीज़ करते, कोई चीज़ है, निकल के कोई चीज़ आ जाती है और हमारे लाशऊर में चलता रहता है ना, अचानक हम उस चीज़ को कर देते रहते हैं। इसमें फ्लुएंसी भी चाहिए इख्तराइयत में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तस्कीन बख्श अमल, ये है इसका जवाब, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि जो इख्तरा पसंद आदमी हो उसको अपने काम से सुकून मिल जाए, वो लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए, इख्तराइयत और ज़हानत के ताल्लुक़ से कौन सा जुमला गलत है? इसका मतलब है कि 3 जुमले सही हैं, कोई एक जुमला गलत है। इख्तराइयत के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है। जब तक आप की फ़िक्र में लचीलापन ना आए, आप किसी एक पहलू को ना छोड़ कर मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ना सोचेंगे, आपकी इख्तराइयत मतलब क्रिएटिविटी निकल कर के सामने नहीं आएगी, ठीक है। क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं कोई ऐसा काम करना जो बिल्कुल नया हो, ओरिजिनल हो और वो ग्रुप के लिए, लोगों के लिए मुफीद हो, उसको इख्तराइयत बोलते हैं। तो कोई नया काम करने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़रूरी है। तमाम इख्तराई बच्चे आला ज़हनत वाले होते हैं, सही बात है, दिमाग काम करेगा तभी तो क्रिएटिविटी दिखाइएगा। ज़हानत के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़रूरी है, ये भी सही बात है। ज़हीन बच्चा, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है क्या? किसी चीज़ पर सारा फोकस करना, उसी पर मरकूज़ हो जाना। तो ज़हानत के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़रूरी है, ये भी ठीक है। तमाम आला ज़हानत वाले बच्चे इख्तराई होते हैं, ये गलत है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जिसका दिमाग बहुत तेज़ चलता हो वो कुछ क्रिएट भी करके दिखा दे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 71, मल्टीमीडिया का लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो बॉब गोल्डस्टीन ने किया था। तालीम में कसीरुल हिस्स तर्ज़ रसाई का इतलाक़ खुसूसन किसके लिए किया जाता है? माज़ूर बच्चों के लिए, ठीक है। माज़ूर बच्चों को मुख्तलिफ़ तर्ज़ रसाई से पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तालीमी टेक्नोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? मुझको नहीं पता, हो सकता है कोबन या एलन, इन्हीं दो में से कोई होगा। एपिटाइस्कोप खुसूसन किस तरीके के मवाद को पर्दे पर दिखाता है? ट्रांसपेरेंट मवाद को, ठीक है। शीशे पर रख कर नीचे से लाइट मारी जाती है तो उसका अक्स वहाँ निकल के आता है पर्दे पे, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी ना। चलिए आगे, इक्तिसाब बज़रिए हवास की दर्जाबंदी किसने की थी? डेल ने की थी। किस हिदायती निज़ाम का सबसे अहम मरहला होता है? हिदायती निज़ाम ना, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, इसमें सबसे अहम मरहला क्या होता है? हिदायती मकासद को किरदारी इस्तिलाह में लिखना, तालीम का दाखिली किरदार तयन करना, हिदायती अशिया का फ़रोग़, इक्तिसाब का तयन क़द्र करना, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिदायती मकासद को किरदारी इस्तिलाह में लिखना मतलब कि इसका जो है, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है,
सीधी सी बात, इसका ऑब्जेक्टिव तय करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हिदायती मकासद को लिखना, ठीक है ना, यही मतलब है हिदायती मकासद को। ऑब्जेक्टिव तय होगा तभी तो कुछ होगा कि हम कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा ए। OHP का इस्तेमाल सबसे पहले किस शोबे की तरबियत में किया गया? फौज में किया गया था, अमेरिका में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का कौन सा हाफजा आर्जी होता है? तो वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी वाला। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर में इंटरनेट से ईमेल या मुफ्त के प्रोग्राम डाउनलोड करने से दाखिल होता है, क्या कहलाता है? तो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। संभल जाइए, ट्रोजन हॉर्स। फ्री में जो है कोई प्रोग्राम डाउनलोड कीजिएगा तो ये आ सकता है। मूडल का पूरा नाम क्या है? मूडल का पूरा नाम क्या है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख के आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है, या हम थोड़ी देर में बताते हैं। आगे चलते हैं। तालीम कंकरेंट लिस्ट में किस सन में शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया था। तालीमी इदारों की निगरानी का ख़ास मकसद क्या होता है? तालीम की फलाह व बहबूद। निगरानी सुपरविज़न की नौइयत क्या होती है? प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। तो निगरानी की नौइयत जो है कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और तनकीदी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से डी। एक निगरान वो होता है जो दोस्ताना तरीक़े से मदद करता है, कमरे जमात का मुआयना करता है, हिदायत देता है, तनकीद और तहक़ीक़ करता है। क्या जवाब होगा? निगरान उसे कहेंगे जो दोस्ताना तरीक़े से मदद करे, क्वालिटी यही खासियत होनी चाहिए उसकी, ठीक है। आगे आंसर देखिए। झैल में से कौन सा इंसराम की किस्म नहीं है? मैनेजमेंट की कौन सी किस्म नहीं है? ऑथोरिटेरियन, इंस्ट्रक्शनल, लेज़र-फेयर, डेमोक्रेटिक। तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शनल नहीं है, जवाब हो जाएगा ए। फ्यूल के मुताबिक इंसराम के कितने अनासिर हैं? 6 अनासिर हैं। पोस्ट कॉरम में CO का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ACR का मतलब क्या होता है? इसका है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, डी आंसर हो जाएगा। इंस्पेक्शन लफ्ज़ की इर्तिक़ा किस मूल से हुई? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका आगाज़ जो है बी इंग्लिस्तान से होगा। ओटावे की किताब में मैंने पढ़ा था इंस्पेक्शन के बारे में, तो और इंग्लिस्तान से ही यहाँ आया था ये नज़रिया। यहाँ पर भी इंस्पेक्टर की बहाली होती थी शुरू में, ठीक है, तो हो सकता है कि इंग्लिस्तान हो इसका जवाब। किसी स्कूल के इंसराम की सतह किस बिना पर किया जाता है? इस सवाल ही अजीब है, इंसराम की सतह किस बिना पर, इंसराम किस बिना पर किया जाता है? किसी स्कूल के इंसराम की सतह किस बिना पर किया जाता है? तो सवाल में तो कुछ झोल है। अगर इसका मतलब ये है कि इंसराम किस सतह पर किया जाता है, तो तलबा और असातिज़ा, स्कूल के वसाइल, इक्तसाबी माहसल, सदर, मुदर्रिस और असातिज़ा के ताल्लुकात। मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है सदर, मुदर्रिस और असातिज़ा के ताल्लुकात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा झोल होता है। माहौलियाती तालीम। माहौलियाती तालीम कुर्रबाद की 4 सतहें कौन कौन है? इसमें सीक्वेंस देखना है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा, पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हो जाएगा मेसोस्फेयर, फिर जो हो जाएगा थर्मोस्फेयर। तो इसको आप जोड़िए, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ये चौथा है, देखिए, ठीक है, 4। तो सबसे पहले हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, 1 नंबर देखिए, 1, फिर तीसरा आइए, ये सॉरी 1 के बाद होना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। सबसे इधर से चलिए, ये वाला सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, ज़मीन की तरफ जाना है, बुलंदी की तरफ।
फिर दूसरे नंबर पर स्ट्रेटोस्फेयर। फिर क्या हो जाएगा, एक नंबर देखिए मेसोस्फेयर। लास्ट में आएगा थर्मोस्फेयर। समझ में आ गया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर जाएगा थर्मोस्फेयर। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे। इकोलॉजी इस्तेलाह किसने दी थी? इकोलॉजी जो है हैकल ने दी थी। जानदार, गैर जानदार और माहौल के माबैन तामुल का मुताला क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी लॉजी लग गया है ना ये लास्ट में। वो माहौल जो इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए तरसीम किया था उसे क्या कहते हैं? ये बी वाला है, एंथ्रोपोजेनिक्स इन्वायरमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, बी आंसर हो जाएगा। झील का वो तारीख हिस्सा जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती है क्या कहलाता है? ठीक है, बेंथिक जोन कहलाता है। ठीक है, हमारे सैयारे पर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, 78%। स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन की सतह में कमी का नतीजा क्या है? ओजोन सतह में कमी नहीं, मतलब ओजोन अगर घटने लगे तो उससे क्या नुकसान होगा? तो इंसानों के जिल्द के कैंसर में इजाफा होगा। तो आपका आंसर हो गया सी। सल्फ़र डाइऑक्साइड के सबब तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं सिवाय सब्ज़ी का ख़त्म होना। सब्ज़ा भी बरकरार है, इमारतों को नुकसान हो ही रहा है, तेज़ाबी बारिश हो रही है, फोटोकीमियाई स्मोक फैल ही रहा है। आलमी हिद्दत पजीरी का नतीजा नहीं है, मतलब तीन तो है, कोई नतीजा, कोई एक नतीजा नहीं है। समुंदर की सतह में इजाफा ये हो ही रहा है। आलमी सतह पर फसलों की पैदावार में इजाफा ये ज़रूरी नहीं है। सेहत ख़राब होना, तूफ़ान की तादाद और शिद्दत में इजाफा। तो आंसर हो जाएगा बी। ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदावार में इजाफा हुआ, पैदावार में इजाफा हुआ है, उसकी दूसरी वजह है। ओजोन सतह में कमी की वजह क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी मेन वजह है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको सुनिए गौर से, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है सर्च कीजिए, हमें भी बताइए, किसी से भी गलती हो सकती है। और इन मालूमात को दूसरों तो शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, वक्त ना ज़ाया करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और हमारे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।